पारस और अनुज दो भाई हैं। दोनों की एक दिन लॉटरी लग जाती है जिसमें दोनों 1 करोड़ रुपए जीतते हैं। दोनों ही भाई अपने पिताजी को ये बात बताते हैं तो उनके फादर कहते हैं मेरी नौकरी अभी चल रही है और फैमिली को चलाने के लिए मेरे पास इनफ पैसा है, तो अब ये तुम दोनों की मर्जी है तुम इस पैसे का क्या करते हो। पर मेरा एक सजेशन है, पैसे को वेस्ट करने की जगह तुम इन्वेस्ट करना, ताकि फ्यूचर में जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तुम्हारे पास इनफ पैसा हो। दोनों ने अपने फादर की बात मानी, पर पारस को प्रॉपर्टी की अच्छी नॉलेज थी तो उसने सोचा मैं पूरा पैसा प्रॉपर्टी में लगाऊंगा और वहाँ से रेंटल इनकम कमाऊंगा। जबकि अनुज हमारी वीडियोस देखता था तो उसने डिसाइड किया वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ताकि अनुज को डिविडेंड इनकम मिल सके, साथ ही साथ जो उसका पैसा है कंपाउंडिंग की हेल्प से ग्रो होता रहे। अब दोनों भाइयों का फ्यूचर डिसाइड करेगा हमारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट। हालांकि इंडिया में जब भी किसी भी फैमिली के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो वे रियल एस्टेट में ही अपना पैसा लगाते हैं। इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा रीजन है, हमने अपने पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स को देखा है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी थी उसकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा वहाँ से उन्हें 30 से 40 हजार रुपए का मंथली किराया भी मिल रहा है। इसका एक और भी रीजन है, अगर आपके पास 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो सभी रिश्तेदार आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इंडिया में अगर हम नॉर्थ की ओर जाएं, जब भी किसी बेटे की शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही होती है तो उसके नाम पर उसके फादर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। फिर क्या, चट मंगनी पट ब्याह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये वीडियो सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आप रिस्पेक्ट के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर शादी के लिए। तो आप ये वीडियो अपने कुंवारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, जिससे आपके और उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सके। इस वीडियो में हम समझेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है या फिर स्टॉक मार्केट में। सो लेट्स बिगिन। पारस अपने 1 करोड़ से प्रॉपर्टी बाई करता है जिसके लिए 10% स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने होते हैं। यानी अब जो पारस प्रॉपर्टी खरीदेगा उसकी कीमत होगी 90 लाख रुपए। इंडिया में रेंटल यील्ड 3 से 4% के बीच में होती है। 90 लाख का 3% अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 2,70,000 रुपए, यानी महीने का 22,500 रुपए। फिर भी हम मोटा मोटा कह सकते हैं 25,000 रुपए महीने का रेंट पारस को मिलता है। तो ये था प्रॉपर्टी का पहला फायदा, रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद से ही आपको 25,000 रुपए महीने का मिलने लगेगा। पारस 25,000 रुपए महीने का कमा रहा है, उसके घर वाले और रिश्तेदार भी काफी खुश हैं, उसकी सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। हाँ, रिश्ते भी आने लगे हैं, यही तो चाहिए आपको। सॉरी। दूसरा बेनिफिट, शो ऑफ। अभी जो भी लोग आपके करीबी हैं उन्हें आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, और क्योंकि ये एक टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ रह भी सकते हो, उस चीज के होने की खुशी फील कर सकते हो। जबकि अगर आपने स्टॉक मार्केट के जरिए किसी कंपनी में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पास दिखाने के लिए क्या ही होता, कुछ नहीं। जो भी शेयर्स या फिर इंडेक्स फंड में यूनिट्स आपको मिलती वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ी रहती। तीसरा फायदा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। प्रॉपर्टी के दाम हर सेकंड हर मिनट ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, आपको बार बार इसे चेक भी नहीं करना पड़ता है, जो हमें स्टॉक या इंडेक्स फंड के केस में देखने को मिलता है। चौथा बेनिफिट, स्टेबल इनकम। जो भी आप मंथली रेंट लेते हो वो कांस्टेंट होता है। अगर आप 25,000 रुपए का रेंट लेते हो तो हर महीने आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, जिसे साल के एंड में आप 10% से बढ़ा सकते हो। यहाँ पर कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, जैसा कि हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हो सकता है वो इस साल 25,000 का डिविडेंड दे, अगले साल 40,000 का और उसके अगले साल 5,000 रुपए का। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता, आपकी जो इनकम होती है वो कांस्टेंट होती है। पांचवा बेनिफिट, नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट। आप अपने आसपास भी देख सकते हो, जो भी लोग किराए पर लोगों को रखते हैं उनके पास ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, और ये इसका एक फायदा भी है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आपको एजुकेशन चाहिए, आपको चाहिए होती है बस नॉलेज, आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है और कितने पे खरीदनी है, और ऑफ कोर्स उसके लिए पैसा भी। सिक्स्थ बेनिफिट, डिफिकल्ट टू सेल। क्योंकि प्रॉपर्टी को हर दिन बाय और सेल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है,
इसीलिए आप अपनी प्रॉपर्टी को एक लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हो। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हो तभी आप वहां से बड़ा पैसा बना सकते हो। इवन अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी भी आती है तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते। इसीलिए आपको प्रॉपर्टी पर जो बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का, वो बेटर तरीके से मिल पाता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। तो ये थे 6 बेनिफिट जो आपको प्रॉपर्टी लेने पर मिलते हैं। अगर कोई बेनिफिट मेरे से मिस हो गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पारस के बाद अभी बात करते हैं अनुज की, जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है। तो अनुज स्टॉक मार्केट पर काफी सारी वीडियोस देखता है, स्टॉक मार्केट में जो भी अच्छी कंपनीज हैं उन पर रिसर्च करता है और 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार करता है। अब क्योंकि स्टॉक्स कोई टेंजिबल चीज नहीं है तो अनुज इसका शो ऑफ नहीं कर सकता। रिश्तेदार, घर वाले भी कुछ समझ नहीं पाते हैं अनुज आखिर कर क्या रहा है, उसे शो ऑफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसमें से पहला बेनिफिट है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जिस प्रकार से जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पर आपको 10% का टैक्स देना होता है, जिसमें से 7% आपको स्टैम्प ड्यूटी देना होता है, 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है, 2% ब्रोकरेज फीस होती है, यानी टोटल 10% तो आपको चार्जेस ही देने होते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको ऐसी कोई भी फीस नहीं देनी होती है। जो आपके चार्जेस लगते भी हैं उनको अगर हम टोटल भी कर लें तो वो अमाउंट 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो कहाँ 10 लाख रुपए और कहाँ 10,000 रुपए। कई सारी ब्रोकरेज एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी हैं जो आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेती हैं। बाकी फीस जो आपको गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज को पे करनी होती है, फॉर एग्जांपल STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको देना होता है 0.1% और यही मैक्सिमम चार्ज होता है जो आपको टैक्स के रूप में पे करना होता है। 1 करोड़ पर अगर हम बात करें तो 0.1% की फीस आपको देनी होती है, यानी 10,000 रुपए। सेबी फीस आपको देनी होती है 10 रुपए और ट्रांजैक्शन फीस 0.00325%, यानी 1 करोड़ पर 325 रुपए। अगर हम एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ पर हमें टैक्स प्लस ब्रोकरेज फीस मिलाकर 10,400 रुपए देने होते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के केस की तो वहां पर आपको 10 लाख रुपए चार्जेस के रूप में देना होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कोई भी हिडन फीस आपको नहीं देनी होती है। बेनिफिट नंबर 2, नो मेंटेनेंस कॉस्ट। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसे मेंटेन रखने के लिए आपको हर साल एक अमाउंट तो मिनिमम खर्च करना ही होता है, जो खर्चा आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर नहीं होता है। अगर हम एवरेज रेंट की बात करें वो है इंडिया में 3% पर ईयर। लेकिन अगर हम उसमें वाटर के एक्सपेंसेस, क्लीनिंग के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, जिस सोसाइटी में आपका घर है उसके एक्सपेंसेस भी ऐड कर दें तो आपको रेंटल यील्ड केवल 2% ही मिल पाती है। यानी जो 25,000 रुपए आपको महीने का मिल रहा है वो पूरा आपके हाथ में कभी आता ही नहीं है। बात तो सही है। बेनिफिट नंबर 3, हाई ग्रोथ। सेंसेक्स पिछले 10 सालों में 15% के एनुअल रेट से ग्रो हुआ है, इसीलिए हम स्टॉक मार्केट से केवल 15% की एनुअल ग्रोथ ही एज्यूम करेंगे। जबकि अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग सीख लेते हो तो 20 से 25% का रिटर्न इजीली कमा सकते हो। पर इस वीडियो में हम इसे 15% ही मानकर चलेंगे, जबकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस एवरेज 10% से ही ग्रो होते हैं। और ये नंबर मैंने तुक्के में नहीं लिया है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमने सेंसेक्स का यूज किया, प्रॉपर्टी के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, जिसमें इंडिया के अलग अलग प्रॉपर्टी के प्राइस को मेजर किया जाता है। इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो ये इंडेक्स 2010 से 2020 तक 7% से ग्रो हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टी के प्राइस लगातार कम हुए हैं। इसीलिए अगर हम 2010 से 2023 तक का मेजर करें तो केवल 5% का एनुअल रिटर्न हमें देखने को मिलता है, जो कि 10% से काफी कम है। तो मेरे कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट आपको प्रॉपर्टी से अच्छे रिटर्न लाकर देता है और यही रीजन है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बिजनेस करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी ओनर्स नहीं हैं। जिसका सिंपल सा रीजन है बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा होती है कंपेयर टू रियल एस्टेट। और किसी भी देश की ग्रोथ के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस देश के बिजनेसेस ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करें कंपेयर टू प्रॉपर्टी। नहीं तो सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगेंगे और बिजनेस कोई करेगा ही
नहीं। बेनिफिट नंबर 4, इजी टू मैनेज। स्टॉक्स को आप इजीली अपने मोबाइल से मैनेज कर सकते हो, जबकि रेंटल इनकम में आपको बार बार किराएदार के पास जाना होता है। आपके घर की हालत सही है या नहीं वो चेक करना होता है। किराएदार चेंज होने पर नए किराएदार के साथ एग्रीमेंट करना होता है, जिसकी अलग से फीस होती है। जबकि स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में आप कहीं से भी इसे मैनेज कर सकते हो और इसके मेंटेनेंस के लिए आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी होती है। बेनिफिट नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। 10 से 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो आप पैसा कमाते हो, उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप उससे प्रॉपर्टी खरीदते हो, और अगर आपका वो डिसीजन गलत निकलता है तो रिग्रेट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जबकि अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इंडिया की टॉप कंपनीज में, इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग जगह अपने पैसे लगाकर उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इवन अगर आप 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो उसे 10 अलग अलग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 6, स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। पारस और अनुज की लॉटरी लगी थी, लेकिन कितने ही लोगों की लगती है, और ज़्यादातर लोगों के पास जब भी उनकी जॉब लगती है तो 10 से 15,000 की सेविंग ही होती है, जिससे आप कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है, प्रॉपर्टी बाय करना मिडिल क्लास के लिए एक ट्रैप होता है। प्रॉपर्टी बाय करने की होड़ में वे बैंक से लोन लेते हैं और 20 से 30 साल EMI भरते हैं। उनकी वेल्थ ग्रोथ होती है 10% से, जबकि लोन का इंटरेस्ट वे पे कर रहे होते हैं 8%। तो एक्चुअल में जो रिटर्न देखा जाए वो तो उन्हें 2 या 3% ही मिल रहा है। तो इसमें वेल्थ क्रिएट होगी कैसे? इन सब के अलावा पारस को स्टार्टिंग में 3% का रेंट मिल रहा था, लेकिन उसे हम 2% का ही मानकर चलेंगे, क्योंकि 1% तो प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का ही खर्चा होता है। तो जो 2% का रेंट है स्टार्टिंग में आपको वो ज़्यादा लगेगा, जबकि अनुज को शायद 1% का ही डिविडेंड स्टॉक मार्केट से मिले। लेकिन अगर आप 15 साल बाद देखते हो तो जो पारस का रेंट है वो इक्वल हो जाता है अनुज के डिविडेंड इनकम के, और उसके बाद अनुज का डिविडेंड लगातार बढ़ता रहता है, जबकि जो पारस का रेंट है वो उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ता है। और इसके पीछे का रीजन था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि अनुज का पैसा स्टॉक मार्केट में ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहा है कंपेयर टू पारस के पैसे के प्रॉपर्टी में। तो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट को कंपेयर करने के बाद हमें ये क्लियरली नजर आता है, अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप चाहते हो आपका पैसा इजीली मैनेज हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है स्टॉक मार्केट। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको कौन से फील्ड की नॉलेज है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, फिर आप स्टॉक मार्केट करने जाते हो तो शायद आप नॉमिनल रिटर्न भी यहाँ से ना कमा पाओ। जबकि प्रॉपर्टी में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ जो ये डिसाइड करेगी आप कितना रिटर्न कमाओगे, वो है आपकी नॉलेज। आपको जिस भी फील्ड की अच्छी नॉलेज है या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसकी अच्छे से नॉलेज लेकर आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो। मुझे पर्सनली स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू प्रॉपर्टी। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, इसके बेसिक्स को समझना है, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ हम स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, कैसे आप यहां से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हो, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहां पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।